हेलो फ्रेंड्स, हेलो साथियों, मैं अक्षय अग्रवाल आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ। हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी की तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैंने एग्जाम जिस पैटर्न पर होता है 125 क्वेश्चंस के साथ मैंने लगभग 40 क्वेश्चंस पेपर अभी तक तैयार किए हैं, जिसमें मैंने लगभग पूरे सिलेबस को, आपके जितने भी सब्जेक्ट का सिलेबस है जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के एग्जाम में आएगा, उसको इंक्लूड करते हुए एक अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी का क्वेश्चन पेपर बनाने की कोशिश की है, ताकि आपकी रियल में वो प्रैक्टिस हो सके जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है या जो आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। 125 क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है कि 25-25 क्वेश्चंस के हम 5 क्लासेस में एक क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अ सिस्टम ऑफ द वर्क विच परफॉर्म बाय वन स्टाफ इज बाई इटसेल्फ चेक बाई अनदर स्टाफ। एक व्यक्ति के कार्य को दूसरे व्यक्ति द्वारा ऑटोमेटिकली जांच लेना, इसको इंटरनल चेक बोलते हैं, आंतरिक जांच। ये ऑडिटिंग का क्वेश्चन है। ऑडिटिंग में इंटरनल चेक इसलिए रखा जाता है ताकि कोई एरर ना हो, गलतियां ना हो, फ्रॉड को पकड़ा जा सके। काम ऐसे बांटा जाता है कि एक व्यक्ति के काम को दूसरा व्यक्ति चेक करते चलता है। देखिए, इंटरनल कंट्रोल एक ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड सिस्टम ऑफ पॉलिसीज बाय मैनेजमेंट। क्यों? टू एंश्योर ऑर्डरली एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस, सेफगार्डिंग एसेट्स एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। इन सारी चीजों को एंश्योर करने के लिए इंटरनल कंट्रोल किया जाता है। इंटरनल कंट्रोल के ही हिस्से इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट है। इंटरनल ऑडिट इंटरनल ऑडिटर द्वारा किया जाता है, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको अकाउंट्स की ठीक ठाक जानकारी हो, उसकी और कोई क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है। इंटरनल ऑडिट में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपता है। जो मेन स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं उनको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं और वो अपनी रिपोर्ट भी शेयर होल्डर्स को सौंपते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बजट इज रिलेटेड टू, बजट किस चीज से रिलेटेड है? देखिए, बजट प्लानिंग से, कंट्रोलिंग से किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर है कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। देखिए, बजट हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है। बजट एक किस्म का प्लान होता है। बजट सिंगल यूज प्लान होता है। भारत सरकार, राज्य सरकारें भी बजट बनाती हैं, हर कंपनियां भी बजट बनाती हैं। बजट आने वाले साल के लिए होता है। बजट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है और बजट हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है। लेकिन बजट के थ्रू हम एक्चुअल वैल्यूज को और बजटेड वैल्यूज को कंपेयर करके ये देखते हैं कि जैसा हमने बजट में डिसाइड किया था वैसा हमें परिणाम मिला या नहीं मिला। इसीलिए बजट प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों से संबंधित है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा सी। इसके बाद आते हैं मैनेजमेंट का वो फंक्शन विच इनिशिएट्स एक्शन। मैनेजमेंट का कौन फंक्शन क्रियान्वयन की शुरुआत करता है? देखिए, आपने बहुत सारी टीवी में, वीडियोस में देखा होगा कि फिल्म में जब डायरेक्टर डायरेक्शन देता है, एक्शन बोलता है, तभी शूटिंग या उसकी एक्टिंग शुरू होती है। उसी तरीके से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के बाद जब तक मैनेजर डायरेक्टर के रोल में नहीं आता, वो निर्देश नहीं देता, किसी भी प्रकार का कार्य संस्था में शुरू नहीं होता है। इसीलिए इसका उत्तर है डायरेक्टिंग, निर्देशन। मैनेजमेंट फंक्शन विच इनिशिएट एक्शन वो हमेशा होता है डायरेक्टिंग। बाकी प्लानिंग आपने पढ़ा है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है गैंग प्लान किसने दिया था? बहुत इजी है, हेनरी फेयोल, जिन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे, उन्होंने ही गैंग प्लान का कॉन्सेप्ट दिया था। पहले इन्होंने स्केलर चेन बताया था, स्केलर चेन में अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करेंगे। हम मान लेते हैं सी और एफ, ये दोनों अलग अलग विभाग में है लेकिन सेम पद पर है। डी और जी अलग अलग विभाग में है लेकिन सेम पद पर है। तो इन्होंने गैंग प्लान का एक शॉर्टकट बताया था कि अलग अलग विभाग में बैठे हुए व्यक्ति जो सेम पदों पर हैं वो आपस में इस लंबी चेन को फॉलो न करते हुए डायरेक्टली एक शॉर्टकट तरीके से गैंग प्लान की मदद से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हेनरी फेयोल ने बताया था, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। पीटर F.W. टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनके बारे में अभी हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आगे। अब एक यहां पर टर्म है, ये वेट एनालिसिस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेट एनालिसिस, और ये किससे जुड़ा है? देखिए इसका उत्तर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, भंडार प्रबंधन। वेट एनालिसिस में होता है वी वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। देखिए वाइटल मतलब जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, प्रोडक्शन रुक जाएगा, वो हमारे पास होना ही चाहिए इन्वेंट्री में। जैसे मान लेते हैं हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के पास इमरजेंसी मेडिसिन, ऑक्सीजन, ये होना ही होना चाहिए, वाइटल है। एसेंशियल का मतलब है जिनके होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है लेकिन इनके बिना कुछ समय तक काम चल सकता है, वो एसेंशियल होते हैं। और डिजायरेबल वो होते हैं जैसे मशीनों का ल्यूब्रिकेंट है, कॉटन वेस्ट है, जिनके बिना प्रोडक्शन रुकेगा तो नहीं लेकिन उनको हमें स्टोर में रखना है। तो वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक है। इसके बाद आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपने बनाया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं सारे, जो भी आपके सिलेबस में है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है, बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियोस में। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दिया गया है, उसको फॉलो करते हुए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के मुताबिक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। तो इसका उत्तर है ए, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये इसका हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच ओनली द कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स इज मेंटेन, जिसमें खाली कैश बुक और पर्सनल अकाउंट, नगद पुस्तक और व्यक्तिगत खाते रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसमें आपने सारे खातों को मेंटेन नहीं किया है। देखिए इसमें है डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम में सारे खाते मेंटेन करते हैं, ये कंप्लीट सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल अलग चीज है। कैश बेसिस में सिर्फ जितना कैश आता है उसी को इनकम मानते हैं, जितना पेमेंट करते हैं उसी को हम एक्सपेंस मानते हैं। हाइब्रिड सिस्टम जो एक्रूअल सिस्टम और कैश बेसिस दोनों का मिक्सचर है। सिंगल एंट्री सिस्टम जिसको अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश बुक और पर्सनल अकाउंट खाली मेंटेन किया जाता है, ये अपूर्ण होती है, अनसाइंटिफिक होती है और हमेशा ये एक्सेप्टेबल भी नहीं होती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के मुताबिक, क्योंकि 2011 के बाद से सेंसस भारत में हो नहीं पाया है,
जो 2021 में होना था, उसके मुताबिक भारत की जनसंख्या थी 1.21 बिलियन। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है। 1.21 बिलियन आखिरी सेंसस के मुताबिक भारत की जनसंख्या थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द एक्सपेंडिचर विच आइदर इंक्रीजेस एसेट्स और रिड्यूसेस लायबिलिटी। अब देखिए, ऐसा खर्चा जो एसेट बढ़ाता है, जो एसेट को इंक्रीज करता है या लायबिलिटी को डिक्रीज करता है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दूसरी चीज है, ये रेवेन्यू नेचर का होता है जिसका फायदा कई सालों तक मिलता रहता है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट्स और लायबिलिटीज किसी को भी प्रभावित नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और चौथा है डीम्ड एक्सपेंडिचर। डीम्ड एक्सपेंडिचर जनरली कहीं पे लिखा नहीं जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जिससे या तो एसेट इंक्रीज हो रही हो चाहे लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, जैसे बिल्डिंग खरीदना, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना, ये एसेट बढ़ने के उदाहरण है। लायबिलिटी गिरने के उदाहरण है, लोन को रीपेमेंट कर देना, डिबेंचर्स का रीपेमेंट कर देना, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो निकलता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये इसका पहला उत्तर सही है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए यहां लिखा है फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से कौन एक दूसरे से असंगत है। देखिए रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, ये तीनों एक ही चीज हैं। इशूड कैपिटल इनसे अलग है। रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल तीनों सिनोनिम है। ये कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में लिखा जाता है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस पूंजी से हुआ है, कितनी पूंजी से हुआ है। ये तीनों सेम है। इशूड कैपिटल इन सबसे अलग है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी, इशूड कैपिटल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, माल्थस के मुताबिक उन्होंने नेशनल चेक किसको बोला था, राष्ट्रीय नियंत्रण। देखिए पहले भी कई बार बात आई है। माल्थस ने एक प्रसिद्ध जनसंख्या का सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने बताया था कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है इस तरीके से, और फूड प्रोडक्शन और रिसोर्सेस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारे फूड रिसोर्सेस और बाकी रिसोर्सेस कम होने लगते हैं जनसंख्या के मुताबिक। इन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी 1798 में, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। उन्होंने बताया था कि जनसंख्या को रोकने के लिए एक पॉजिटिव चेक होता है और एक निगेटिव चेक होता है। पॉजिटिव चेक में जैसे होता है फ्लड, अर्थक्वेक या कोई और नेचुरल डिजास्टर, डिजीज, एपिडेमिक्स, ये सब इसमें आती हैं। और दूसरा जो इन्होंने बताया था निगेटिव चेक या प्रिवेंटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक में बताया गया था फैमिली प्लानिंग करना, लेट मैरिज करना, ये दो तरीके के चेक्स थे। राष्ट्रीय नियंत्रण, नेशनल, इन्होंने पॉजिटिव को नाम दिया था, जो सकारात्मक नियंत्रण होता है जिसमें फ्लड आता है, डिजीज आता है, अर्थक्वेक आता है, और भी नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं, वॉर आता है, फायर है, ये सारी चीजें इसमें इन्होंने बताई थी। अगला है फैक्टर पेमेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के आमतौर पे 3 मेथड होते हैं, अभी हम लोगों ने डिटेल में इसको पढ़ना है पूरा। टोटल इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। फैक्टर पेमेंट मींस
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बीच में इसको रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट के रूप में बांटना। जो फैक्टर को पेमेंट किया जाएगा वही उनकी इनकम होगी, इसी को आय पद्धति भी बोलते हैं, यानी फैक्टर पेमेंट मेथड को ही इनकम मेथड भी बोलते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रीवियस ईयर, फॉर द प्रीवियस ईयर 1819, देखिए इनकम टैक्स में एक असेसमेंट ईयर होता है, जब भी जैसे अभी 2025-26 असेसमेंट ईयर चल रहा है, इसमें आप उस इनकम पर टैक्स देंगे जो आपने 2024-25 में कमाई है। 1 अप्रैल 2025 से असेसमेंट ईयर 25-26 का असेसमेंट चल रहा है, जिसमें पिछले साल की इनकम पर टैक्स दिया जाएगा। वर्ष 18-19 के लिए कौन सा असेसमेंट ईयर होगा, तो ये होगा 19-20। 18-19 में आप जो कमाएंगे, जिसको प्रीवियस ईयर बोला जाएगा, उसका असेसमेंट ईयर 19-20। जैसे अभी असेसमेंट ईयर 25-26 में हम प्रीवियस ईयर 24-25 की कमाई 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक हमारी जो इनकम है, उस पर हम इस असेसमेंट ईयर 25-26 में टैक्स अपना असेस करा के उसको जमा करेंगे। तो इसका उत्तर है 1920। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द सेम लेवल। दो अलग अलग विभाग हैं, ये एक विभाग है, ये दूसरा विभाग है, ये उसके अलग अलग स्तर पे बैठे हुए लोग हैं, और दो लोग जो अलग अलग विभाग में हैं लेकिन सेम पद पर हैं, उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये हॉरिजॉन्टल हुआ। वर्टिकल कम्युनिकेशन अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ये हो गया। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अलग चीज है, अनौपचारिक रूप से होता है। डायगोनल कम्युनिकेशन, जब एक डिपार्टमेंट का कोई जूनियर व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर व्यक्ति से अगर कम्युनिकेट कर रहा है, ये व्यक्ति मिस्टर ए यहां से कर रहा है, इसको बोलते हैं डायगोनल। एक विभाग का जूनियर एम्प्लॉय दूसरे विभाग के सीनियर से जब बात करता है, उसको डायगोनल बोलते हैं। सेम पद पर जब बात होती है, कम्युनिकेशन होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इससे आपको सेकंड क्वार्टाइल ज्ञात करना है। अब ये सेकंड क्वार्टाइल क्या है, इसमें सेकंड क्वार्टाइल यानी Q2 को ही मीडियन बोलते हैं। Q2 इज नोन एज मीडियन। Q2 को मीडियन भी बोला जाता है। Q2 मीडियन मतलब मिड वैल्यू। आप इसको पहले अरेंज करिए छोटे से बड़ा में। 4, 7, 12, 16 और 19, जो वैल्यू बीच में आती है उसी को मीडियन बोलते हैं। तो इसका उत्तर होगा 12। Q2 मतलब मीडियन होता है। Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 थर्ड क्वार्टाइल, उस पर अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिक्रीज इन सेल प्राइस, अगर हमारी बिक्री मूल्य में कमी कर दी जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे प्रभावित होगा। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे प्रभावित होगा, इससे घटेगा, बढ़ेगा या कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए यहां एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अब मान लिया कि फिक्स कॉस्ट 10 रुपया है और सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 10 है और वेरिएबल कॉस्ट 8 है,
तो 10/2 यानी 5 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। अब हमने सेलिंग प्राइस को घटा दिया, मान लेते हैं 10 से 9 कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही है, तो 10/1 यानी कि 10 यूनिट आएगा। पहले 5 यूनिट पर ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जा रहे थे और अब हम 10 यूनिट पर ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, जहां पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर होता है। तो इससे पता लग रहा है कि रेजेस ब्रेक इवन पॉइंट, संतुलन बिंदु बढ़ता है। आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। इसको कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बोलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में जो गुडविल होती है उसको क्या करते हैं, आपने सबने पढ़ा है। रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन उसमें बनता नहीं है। फर्म के डिसॉल्यूशन के समय गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता। टेंजिबल एसेट्स की तरह से गुडविल को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगर वो सेल होती है तो हम कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री करते हैं। अगर कोई पार्टनर उसको ले लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लिखते हैं। अगर कुछ भी उससे रियलाइज नहीं होता तो ट्रांसफर करने के बाद कोई एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन पहले हम उसको ट्रांसफर करते हैं अपनी बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब अगला क्वेश्चन है 15% सरचार्ज कौन से इंडिविजुअल इनकम पर अप्लीकेबल होता है। देखिए 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज होता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% सरचार्ज होता है। 2 करोड़ के बाद 5 करोड़ तक 25% सरचार्ज होता है। तो इसका उत्तर है 1 करोड़। 15% सरचार्ज 1 करोड़ की इनकम से ऊपर और 2 करोड़ तक चार्ज किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिक्स कॉस्ट, देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन वही तैयार करने हैं जिसके आने की ज्यादा संभावना है। ना आपको बहुत आसान क्वेश्चन पढ़ने हैं, ना सिलेबस से बाहर पढ़ने हैं। आपको वो पढ़ना है जो आने की संभावना है। अब देखिए फिक्स कॉस्ट है 10 लाख रुपया। यहां पर आप देखिए फिक्स कॉस्ट है 10 लाख रुपया, जिसमें 1.5 लाख डेप्रिसिएशन शामिल है। लोन इंस्टॉलमेंट 2.5 लाख देना है, जो खुद में फिक्स कॉस्ट होती है। सेलिंग प्राइस 1500 रुपया पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट 250 रुपया पर यूनिट है। कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको कैश ब्रेक इवन के लिए देखना है, फिक्स कॉस्ट माइनस नॉन कैश चार्जेस। देखिए फिक्स कॉस्ट है 10 लाख और ये 2.5 लाख, 12,50,000 और नॉन कैश चार्जेस है हमारा डेप्रिसिएशन 1,50,000 घट गया इसमें से। सेलिंग प्राइस प्रति यूनिट है 1500, वेरिएबल कॉस्ट प्रति यूनिट है 1250। ये आएगा 11 लाख बटे 250, तो ये आ जाएगा 4400 यूनिट। यानी जब हम 4400 यूनिट बेचेंगे तो हमारा कैश ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ये फॉर्मूला देख लीजिए फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में ये 10 लाख तो आएगा ही, लोन इंस्टॉलमेंट भी फिक्स कॉस्ट होती है क्योंकि वो देना ही देना है। 12.5 लाख में से ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, उसको घटा देंगे और नीचे फिक्स माइनस वेरिएबल पर यूनिट, तो 4400 यूनिट इसका उत्तर आएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन जो अभी आपने किया वो हिंदी में यहां पर है। स्थिर लागत 10 लाख, जिसमें 1.5 लाख मूल्य ह्रास है, ऋण किस्त 2.5 लाख, विक्रय मूल्य प्रति इकाई 1500, परिवर्ती लागत 1250। सेम क्वेश्चन है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, औषधि उद्योग, दवा उद्योग में सबसे एप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम क्या है। देखिए इसका उत्तर है बैच कॉस्टिंग। आपने देखा भी होगा मेडिसिन पर बैच नंबर्स लिखे होते हैं,
ये अलग अलग बैचेस में बनती हैं, लॉट्स में, हर बैच का अलग एक नंबर होता है। जॉब कॉस्टिंग किस चीज के लिए होती है? जैसे शादी के कार्ड बनाने हैं, विजिटिंग कार्ड बनाना है, जिसमें हर काम एक यूनिक होता है। शादी का कार्ड एक बार जो बनाया जाएगा, दूसरे के लिए वो छपाई नहीं होगी, दूसरे के लिए पूरा फॉर्मेट बदल जाएगा। तो हर काम इसमें एक अलग जॉब होता है। 10 लोग विजिटिंग कार्ड देंगे तो वो 10 जॉब है छपने के लिए, वो जॉब कॉस्टिंग होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें कई प्रक्रिया से होके गुजरने के बाद कोई चीज तैयार होती है। जैसे आप कपड़े का एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है, डाइंग होती है, फिनिशिंग होती है, कई राउंड के बाद जाके कोई चीज तैयार होता है, उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, जिसमें कई प्रक्रिया से होके गुजरते हैं। यूनिट कॉस्टिंग उसके लिए होती है जो चीजें बराबर बनती रहती है। जैसे मान लेते हैं नट बोल्ट्स बनाना है, जो हर महीने हर दिन लगातार प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके लिए यूनिट कॉस्टिंग का इस्तेमाल होता है। जॉब कॉस्टिंग कार्ड वगैरह प्रिंटिंग के लिए होता है। बैच कॉस्टिंग दवा के लिए है। प्रोसेस कॉस्टिंग हमारा जिसमें कई प्रोसेस से गुजरने के बाद कोई चीज तैयार होती है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, देखिए ये बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें गलती बहुत होती है। वर्किंग कैपिटल रेशियो किसको बोलते हैं? करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो या एसेट टर्नओवर रेशियो? आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो वर्किंग कैपिटल रेशियो करेंट रेशियो का ही दूसरा नाम है। करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, यही करेंट रेशियो होता है, उसी को करेंट रेशियो भी बोलते हैं। कभी कभी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से कंफ्यूजन होता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एक एक्टिविटी रेशियो है, ये सिर्फ वर्किंग कैपिटल रेशियो है जिसका अर्थ है चालू अनुपात। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन, इसमें से कौन सा कंपनी के निदेशक मंडल का उम्मीदवार साधारण शेयर का मालिक होना आवश्यक है? इसका उत्तर है क्वालिफिकेशन शेयर, अर्हता शेयर। प्रिफरेंस शेयर्स, राइट शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर अलग चीजें हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए जो शेयर लेना ही होता है एक तय समय के अंदर, उसको क्वालिफिकेशन शेयर बोलते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है DIN, इसको देखिएगा, इसका मतलब है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनने से पहले DIN नंबर उसको लेना ही पड़ेगा। इसकी एक प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN नंबर। अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या दर्शाता है? मांग का नियम किस प्रकार का कोरिलेशन दिखाता है, कैसा सहसंबंध दिखाता है? देखिए, मांग का नियम क्या है? इधर प्राइस होती है, इधर क्वांटिटी होती है। ये आपका डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन दिखाता है, जो ये बताता है कि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी गिरेगी और प्राइस गिरने पर क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ये एक निगेटिव कोरिलेशन, नकारात्मक सहसंबंध को बताता है, लॉ ऑफ डिमांड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। द ईयर इन विच एसएससी इज असेस्ड फॉर टैक्स, देखिए वह वर्ष जिसमें करदाता की आय पर कर लगाया जाता है। देखिए, कर हमेशा चालू वर्ष में लगाया जाता है, असेसमेंट ईयर। जैसे अभी चल रहा है 2025-26, 2025-26 असेसमेंट ईयर में हम 2024-25 प्रीवियस ईयर की कमाई पर टैक्स देंगे। 2025-26 में हम जो टैक्स दे रहे हैं वो हमारे लिए असेसमेंट ईयर है, आकलन वर्ष। आकलन वर्ष में आकलन करके टैक्स लिया जाता है अगर टैक्स बन रहा है, और जो प्रीवियस ईयर है उस साल की कमाई पर आकलन असेसमेंट ईयर में होता है। वह वर्ष जिसमें करदाता की आय पर कर लगाया जाता है। देखिए, ये 25 क्वेश्चन का एक सेट अभी हमने आपको दिया।
इसको अच्छे से रिवाइज करिए। ये पहला सेट 125 क्वेश्चन का है। हम कोशिश करेंगे कि 25-25 क्वेश्चंस के सेट में आपके सामने इसको लाते रहें, क्योंकि सिर्फ आंसर्स ही आपको नहीं लिखाने हैं, उनका पूरा डिटेल बताना है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रूप दे सकें। आपको हो सकता है कि वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप जरूर इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि ये आपको फ्यूचर में भी काम आता रहे। बहुत जल्दी हम इसके दूसरे पार्ट के संग मिलते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।